वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। अब अगला आधा घंटा आपको अपनी टीवी स्क्रीन से कहीं नहीं जाना है, क्योंकि हम दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने वाले हैं। और आपको क्या पता, किसी के सवाल के जरिए आपको भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का टिप मिल जाए। लेकिन हाँ, आप चाहें तो अलग से भी हमसे टिप ले सकते हैं। कैसे? अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवा के। उसके लिए आपको अपना सवाल हमें भेजना होगा। कैसे भेजेंगे? एक व्हाट्सएप नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होने जा रहा है और यहाँ पर आपको अपना सवाल हमें पहुंचाना है। चाहे तो लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं और चाहे तो वीडियो के रूप में अपना सवाल शूट करें और वो वीडियो इस नंबर पर अपलोड कर दें। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के मेहमानों से, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ है और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी हमारे साथ आगे चलकर जुड़ेंगे। पंकज जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले दर्शक का सवाल हम लेंगे जो आपसे ही सलाह लेना चाहते हैं। राहुल श्रीवास्तव फोन लाइन पर हैं। राहुल, गुड इवनिंग, कैसे हैं? राहुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैडम। जी, आप शो पर लाइव हैं इस वक्त। आपका सवाल हम ले रहे हैं। बताइए, आपने 11,000 रुपये 6 फंड्स में कब से लगा रखे हैं? जी मैडम, मैं मार्च से लगाया हूँ। मार्च से लगाया है? अच्छा, इसी साल के मार्च से? जी मैडम। अच्छा, और किस लक्ष्य के लिए लगाए हैं आपने? जी मैडम, मेरा कॉर्पोरेट 15 ईयर्स में 1 करोड़ का। 15 ईयर्स में 1 करोड़। क्या करोगे राहुल करोड़पति बनकर? हैं? जी मैडम, बच्चों का पढ़ाना है मैडम, घर और बनाना है। अच्छा, बहुत सारा है। अच्छा, तो सब कुछ हो जाएगा ना 1 करोड़ में? ये कैलकुलेट कर लिया है ना आपने? जी मैडम, मेरा कैपेसिटी का ऊपर इतना ही है, तो इससे ज्यादा मेरा हो जाएगा मैडम। इससे हो जाएगा ना? हाँ, एनपीएस में मेरा मंथली ऐसे 10,000 भी उसमें डिडक्शन होता है। अप्रोक्सीमेट 10,000 मंथली डिडक्शन होता है। और चलिए, वो तो रिटायरमेंट के लिए हो जाएगा, लेकिन ये जो फंड्स हैं जो आपने खरीदे हैं, ये आपको बच्चों की पढ़ाई और आपका घर जो आपको बनाना है। जी हाँ? जी, वही दोनों मेरा मेन टारगेट है मैडम। जी, ये मेन टारगेट है ना? ठीक है। आईसीआईसीआई के इतने फंड्स क्यों डाले हैं? जी मैडम, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो आईसीआईसीआई में बैंक में गया मैडम, वहाँ पे एजेंट से मिल में 3 तो फंड ले लिया था मैडम। अच्छा, मार्च से बताओ, आपने शुरू किया इन्वेस्टमेंट करना ना, क्या सोच के आपने मार्च से शुरू किया? मतलब ऐसा क्या हुआ, आपको क्या लगा कि अच्छा म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या लगा ऐसा? जी मैडम, हमको इतना आइडिया नहीं था ये डायरेक्ट शेयर वगैरह का खरीदने का, तो हम सोचा कि म्यूचुअल फंड से करता हूँ। और ये सब का फाइनेंशियली हमको इतना पहले से नॉलेज नहीं था। तो ऐसे में LIC में भी मैडम मंथली मेरा 5,000 करके है, और ऐसे ईयरली 10,000 है LIC में भी। मतलब हमको इतना नॉलेज नहीं था। LIC पॉलिसी लेके बहुत सारा रख दिया था मैडम। फिर बाद में आप लोग का शो देखा, फिर ये से थोड़ा सा नॉलेज हुआ, और यूट्यूब वगैरह से भी थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि म्यूचुअल फंड रोज करने से थोड़ा सा उसमें ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं इसमें किया था मैडम। चलिए राहुल, आपका सवाल भी समझ गए हैं और अब आपको रणनीति सुझाएंगे और बाकी बारीकियां समझाएंगे पंकज जी। पंकज जी, बताएं। राहुल जी, देखिए, आपने जो कहा कि आपको अच्छी नॉलेज नहीं थी शेयर मार्केट की, इसके लिए आपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन किया, ये बहुत अच्छी बात है। आम निवेशक को इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करना चाहिए, ये बेहतर रणनीति है। और जहां तक आपके फंड्स का सवाल है, देखिए, कुछ फंड्स होते हैं जो कि डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, जिसमें सभी तरह के सेक्टर्स और सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हो सकते हैं, या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। और कुछ थीमेटिक या सेक्टोरल फंड होते हैं। आपके पोर्टफोलियो में कुछ डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, लेकिन आपने 2 आईटी सेक्टर से रिलेटेड फंड यानी कि टेक्नोलॉजी फंड लिए हुए हैं। और क्या होता है, जब मार्केट में कई बार उस पर्टिकुलर सेक्टर में गिरावट होती है तो नुकसान ज्यादा होता है। तो आमतौर पर डाइवर्सिफाइड फंड्स में निवेश करना अच्छा रहता है लंबे समय के लिए। किसी सेक्टर में किसी पीरियड में, किसी स्पेसिफिक टाइम में अच्छा रिटर्न दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे वक्त में अगर आपको निवेशित रहना है तो डाइवर्सिफाइड फंड्स बेटर होंगे। और ऐसे में मैं आपको सलाह दूंगा कि जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, हालांकि फंड अच्छा है,
लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है, तो आप इसके बजाय जो आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप है उसमें इस अमाउंट को डाइवर्ट कर दें, तो आपकी एक स्कीम कम हो जाएगी। लेकिन आपके पास जो आईसीआईसीआई का एग्जिस्टिंग फंड है फ्लेक्सी कैप, उसमें इस पैसे को आप डाइवर्ट कर दीजिए। और इसी तरह से जो एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड है, उससे भी मैं कहूंगा कि उसमें एसआईपी कैंसिल कर दीजिए। बहुत टाइम नहीं हुआ है, अभी अभी आपने शुरू किया है, जो पैसा इन्वेस्टेड है उसको रहने दीजिए, लेकिन आगे की एसआईपी उसमें रोक दीजिए और उसके बजाय आप एक नया फंड जैसे कि निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। मल्टी कैप फंड को लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स का एक्सपोजर मिलेगा और साथ ही डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। तो आप इस तरह से थोड़ा सा बदलाव कीजिए और जो आपका लक्ष्य है 1 करोड़ का, आप इस तरह से निवेश करते रहेंगे तो उम्मीद है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल। राहुल, आप पंकज जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी? क्योंकि देखिए निवेश तो शायद आपको बढ़ाने की सलाह बिल्कुल ही दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा बताएं। जी मैडम, हम ये पूछना चाह रहा था और कि अभी मार्केट तो डाउन है, तो मैं और थोड़ा सा लमसम और बढ़ाने से ठीक रहेगा या कुछ? आपके पास फंड है, आपके पास पैसे मौजूद हैं अभी? जी मैडम, फंड अभी फिलहाल मौजूद है। तो अभी जो पैसे आप लगाना चाह रहे हैं लमसम, तो वो आप कितने सालों के लिए लगाना चाह रहे हैं? मेरा 15 इयर्स का ये सब ये है मेरा। अच्छा, वो भी 15 साल के लिए होगा ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ पंकज जी, क्योंकि इसी तरह के निवेशकों की जरूरत है जो बाजार में गिरावट को बिल्कुल मौका समझे कि आपके पास पैसे हैं तो अभी ही मौका है, आप पैसे में किश्तों में पैसे लगा दीजिए, हालांकि एक साथ ना लगाएं। बेहतरी से समझाएंगे पंकज जी, बताएं पंकज जी। बिल्कुल सही कहा कविता। राहुल देखिए, आपके पास 15 साल का अगर समय है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि गिरावट में आपको मौका मिल रहा है सस्ते में अच्छी स्कीम बाय करने का, तो आप बिल्कुल बाय कीजिए। जैसे कि आपके पास पारंपरिक हल्के टैक्स सेवर है, उसकी आपको जरूरत कितनी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन बाकी स्कीम में जैसे कि आपके पास ये इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, उसमें या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में, इन स्कीम में आप पैसे निवेश कीजिए। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप एक एसआईपी और ऐड कीजिए, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, उसमें लमसम भी कर दीजिए और एसआईपी भी कर लीजिए। और जैसा कविता ने कहा कि लमसम करना है, लेकिन एक साथ करने के बजाय 2-3 किस्तों में कर लीजिए, क्योंकि मार्केट में गिरावट काफी आ चुकी है, लेकिन फिर भी मार्केट में उतार चढ़ाव का ये माहौल है। तो अगर आपको 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है मान लीजिए, तो आप 25-25 हजार करके 4 बार में कर दीजिए। 1-2 महीने के अंदर पूरे पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। लेकिन ये बहुत अच्छा समय है राहुल, आपने बिल्कुल सही सोचा है। सभी निवेशकों को मैं कहूंगा कि ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए। राहुल, ऑल द बेस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। विश्वजीत पराशर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका शो पर। और आपके लिए हमारे ट्विटर हैंडल से सवाल पूछा है हमारे दर्शक विजय कृष्णा ने, और इन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए पैसे जोड़ने हैं, और ये कह रहे हैं कि 4 फंड में लगभग 6,800 रुपये का निवेश उनका फिलहाल चल रहा है और 8 साल में 25 लाख रुपए इन्हें बटोरने हैं। इनके पोर्टफोलियो में फंड्स आपके सामने भी मौजूद होंगे, मैं बता देती हूँ। एक्सिस फोकस 25 है, कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी इनके पास है पोर्टफोलियो में। कब से निवेश कर रहे हैं हालांकि उसकी जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन लक्ष्य को देखते हुए, निवेश राशि को देखते हुए, फंड सिलेक्शन को देखते हुए, क्या ये अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और ख़ासतौर से अगर बाहर विदेश भेजना चाह रहे हों तो क्या वो मुमकिन हो पाएगा? इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, तो अभी काफी समय है उनके पास, लेकिन अभी ये करीब 6,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगी, ये 16,000 रुपए अगर निवेश करेंगे तो इनका 25 लाख रुपए बन जाएगा, अगर हम 12% के रिटर्न लेके चलते हैं। बाकी जो इन्होंने फंड्स जिनमें ये निवेश किया हुआ है वो फोकस्ड फंड्स हैं। तो फोकस्ड फंड्स कैटेगरी का अगर देखें तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है, जैसे एक्सिस फोकस 25 फंड और एक एसबीआई फोकस्ड फंड है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि फोकस्ड फंड से निकलकर ये एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जो कि एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है, क्योंकि थोड़ा रिस्क थोड़ा उसमें से कम हो जाएगा और डाइवर्सिफाई हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने एक कॉन्ट्रा फंड भी ले रखा है। कॉन्ट्रा फंड अगर हम समझें तो उसकी चाल जो होती है वो मार्केट से उल्टा होती है। तो मेरे हिसाब से वो भी एक काफी रिस्की
फंड हो जाता है इसके हिसाब से, तो मेरी ये सलाह रहेगी उनको कि वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा फंड है और उसमें थोड़ी आपको वैरायटी भी मिल जाएगी। और अगर ये कॉन्ट्रा फंड में निवेश करना भी चाहते हैं तो उसी कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड है, तो इसमें ये स्विच कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। और जहां अगर इनको थोड़ा बहुत पैसा बढ़ाना है तो वैसे मैंने मुझको बताया कि एक लार्ज कैप फंड में भी ये निवेश कर सकते हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप इक्विटी फंड में ये निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे इनका अक्रॉस डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और अभी काफी समय है, 16,000 रुपए तक ये निवेश ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इकट्ठा नहीं भी कर सकते तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहें और ऐसे करके मुझे लगता है कि अपने बच्चों के गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले दर्शक की ओर और अर्नब का सवाल मैं लूँगी। और ये बेसिकली कम उम्र में निवेश के फ़ायदे पंकज जी समझना चाह रहे हैं। और 21 साल की उम्र में 2 फंड्स में लगभग 40,000 रुपये का एक मुश्त निवेश उन्होंने किया हुआ है और एक्सिस ब्लू चिप में डाले हैं 20,000 रुपये, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में डाला है 20,000 रुपये और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में 2,000 की एसआईपी इन्हें करनी है। पूछ रहे हैं कि क्या ये रणनीति सही होगी या नहीं। सबसे पहले तो अर्नब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतनी कम उम्र में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा और सही एसेट क्लास का चुनाव भी आपने किया है। आपकी रणनीति सही है या नहीं ये तो पंकज जी से हम समझेंगे, लेकिन पंकज जी बताएं, कम उम्र में निवेश रणनीति शुरू करने के फायदे क्या हो सकते हैं? बहुत ही फायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको लंबे वक्त में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। आप चाहे छोटी राशि से शुरुआत करें, लेकिन यदि लंबा वक्त हो तो उसमें बहुत आसान हो जाता है आपके बड़ी पूंजी जुटा पाना। उदाहरण के तौर पर बताऊंगा, यदि किसी को 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हो और एवरेज रिटर्न जो है वो 12% का हो, तो ऐसे में हर महीने लगभग 10,000 रुपए निवेश करने होंगे। लेकिन यदि आप थोड़ा टाइम और बढ़ा दें और आप 20 की जगह 15 साल बचे, आप लेट कर दें थोड़ा सा, तो आपको डबल यानी कि 20,000 रुपया निवेश करना होगा। तो इसके लिए ये फायदा है कि अगर जल्दी करते हैं तो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, छोटी राशि में आप बहुत बड़ी पूंजी जुटा सकते हैं। तो जैसा कि अर्नब ने किया है, 21 साल की उम्र में शुरुआत कर दी है, तो आपके लिए करोड़पति बनना बहुत ही आसान हो गया है। और जहां तक सवाल है आपकी स्कीम्स का, तो देखिए आपने अभी एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है जो कि लार्ज कैप फंड है, तो लार्ज कैप में अच्छा है आपका निवेश है। साथ ही आपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश किया हुआ है और वो भी उसका एक्सपोजर हालांकि फ्लेक्सी कैप है, लेकिन एक्सपोजर इसका ज्यादा लार्ज कैप में ही है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अब अगर कोई फंड आपको ऐड करना है तो आप लार्ज या मिड कैप की जगह पर एक मल्टी कैप फंड करेंगे तो अच्छा रहेगा, या तो थोड़ा सा स्मॉल कैप में कीजिए। लेकिन आप नए निवेशक हैं, मुझे अच्छा मैं कहूंगा कि इसके बजाय आप यदि एक मल्टी कैप में करें तो वो सही रहेगा। और मल्टी कैप में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड मेरी पसंद की स्कीम्स हैं, तो आप इनमें निवेश कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं और अमित चौहान का मैं सवाल लूंगी। अमित, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बताइए सर, बेटी की शादी और शिक्षा के लिए आपने पैसे जोड़ने हैं। 6 फंड में लगभग 30,000 रुपए का आप निवेश कर रहे हैं और 17 साल में आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए। अमित, मुझे बताएं कब से आपने ये इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड। ये साल जनवरी? यस मैम, यस मैम। शायद यहाँ पर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन विश्वजीत जी मेरे ख्याल से सवाल आपके पास है। जी ठीक है, समझ गए जी। ओके, 1.5 लाख रुपए आपने सुकन्या समृद्धि में भी डाल रखे हैं और एक मुश्त निवेश है आपका ना? ठीक है, बताएं विश्वजीत जी, इनका लक्ष्य पूरा हो पाएगा इस निवेश से? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये लक्ष्य के बहुत ही करीब है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये कर रहे हैं, करीब 30,000 रुपए ये निवेश कर रहे हैं एसआईपी में, और जब मैंने कैलकुलेट करके देखा तो करीब 32,000 रुपए चाहिए होते हैं। इतनी अमाउंट इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी 17 साल अभी इनके पास है। तो मेरे ख्याल में काफी लंबा समय है, अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो थोड़ा देखूं
तो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अच्छी स्कीम्स में इन्होंने निवेश किया हुआ है। लेकिन एक स्कीम है जो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, इसमें इन्होंने करीब 16,000 रुपए निवेश किए। तो 30,000 में से 16,000 एक ही स्कीम में निवेश किया हुआ है। स्कीम भी बहुत अच्छी है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड अच्छा है, लार्ज कैप फंड, और काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है इसकी। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है, बट 50% एक्सपोजर अगर एक स्कीम में रखते हैं तो थोड़ा सा एक स्कीम की तरफ आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि 16,000 में से करीब 6,000 रुपए ये निकाल लें और 2,000 रुपए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं, और 4,000 रुपए करीब आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये कैटेगरी इनके पोर्टफोलियो में अभी मिसिंग है। तो ये सेम अमाउंट को थोड़ा सा निकाल के कुछ दो और स्कीमों में निवेश कर लेंगे तो रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा और डिफरेंट कैटेगरीज में भी इनका पैसा निवेश हो जाएगा। और जो बचे अगर 2,000 रुपए और ऐड करना चाहते हैं तो मैं इनको सलाह दूंगा कि HDFC फोकस 30 फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी 17 साल का समय है और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहेगा HDFC फोकस फंड में, तो अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई वजह दिखती नहीं है कि ये अपने लक्ष्य की तरफ ना पहुंच पाए। मैं तो 12% की रिटर्न लेके चल रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए और जल्दी ये अपने लक्ष्य की तरफ अचीव कर सकते। ऑलराइट, और भी दर्शकों के सवाल हमें शो में लेने हैं, लेकिन चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताएं, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? मार्केट में जब जब गिरावट आती है अक्सर निवेशक घबरा जाते हैं, लेकिन इसको आपको बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए। ये एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। जब जब मार्केट में गिरावट आए तो यदि आप नए निवेशक हैं तो आप शायद इंतजार कर रहे होंगे कि मार्केट बहुत ऊपर है तो अब नीचे आया है तो आप शुरुआत कीजिए। आप यदि SIP कर रहे हैं तो भी आपको जब मार्केट नीचे आ रहा है तो यूनिट ज्यादा मिल रही हैं, आपको खुश होना चाहिए और आपको लंबे समय में इसका फायदा मिलेगा। तो इसके लिए कहना यही है कि जब जब मार्केट में गिरावट आए इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या मौका समझना चाहिए और निवेश करना चाहिए। घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल भी थोड़ी सी गिरावट है मार्केट में और कई निवेशक चिंतित भी होंगे, बट मैं यही कहूंगा कि लंबे समय में यहां पर निवेश करेंगे तो आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। चलिए, ये बहुत ही अहम बात। विश्वजीत जी बताएं आपका गुरु मंत्र। बिल्कुल, मैं भी पंकज जी से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मार्केट में एक वॉलेटिलिटी चल रही है। तो मेरा जो मंत्र है वो यही है कि स्टॉप चेजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर आप लंबे समय में आप परफॉर्मेंस को चेज करते रहते हैं तो ये एक डेंजरस स्ट्रैटेजी है। आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, आप उसको फॉलो करें, पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करें, लेकिन रोज रोज ये जो आप NAV चेक करते हैं और रिटर्न्स चेक करते हैं तो ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर जब आप गोल्ड में निवेश करते हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, तो आप रोज गोल्ड के प्राइसेस चेक नहीं करते, आप 10 साल 15 साल के लिए आप निवेश कर देते हैं। ऐसे ही आपको ये भी वही समय है कि आपने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको गोल्ड से लिंक किया हुआ है और आप समय समय पर उसको रिव्यू करें, बट रोज रोज अगर आप उसकी परफॉर्मेंस चेंज करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और निवेश गुरु मंत्र के बाद दर्शक का सवाल लेते हैं संजीव का। और इन्होंने 5 फंड में 10,000 रुपए का निवेश जो है वो शुरू किया हुआ है और इनका जो लक्ष्य है वो रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा करना है। पंकज जी, मेरे ख्याल से ये सवाल आपके लिए होगा और फंड्स आपके पास हैं, बताएं। इनके सवाल में बहुत क्लैरिटी नहीं है तो मैं नहीं जानती कि ये कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं हालांकि, लेकिन आप कैसे गाइड कर पाएंगे इनको? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने जो निवेश किया हुआ है लंबे वक्त में, जैसे कि UTI मोमेंटम फंड आपके पास में, मैं सलाह दूंगा कि उसके बजाय यदि आप UTI नेक्स्ट 50 फंड में निवेश करें तो ये बेहतर रहेगा लंबे समय के हिसाब से। तो वहां थोड़ा सा बदलाव करने की आपको राय है। और साथ ही आपने UTI स्मॉल कैप में किया हुआ है, उसकी बजाय यदि आप UTI की बजाय एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो कि आपके पास ऑलरेडी है उसी में आप निवेश कर दें, या फिर आपके पास क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है उस फंड में आप निवेश कर दें तो बेहतर रहेगा। तो UTI स्मॉल कैप फंड की SIP आप बंद कर दें। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि UTI मोमेंटम, UTI निफ्टी 200 मोमेंटम फंड जो है उसमें भी SIP बंद करके उसके बजाय आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में स्टार्ट करें। दूसरी बात, क्योंकि लक्ष्य लंबा है, मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करूंगा।
हालांकि आपने ये बताया नहीं है, बट रिटायरमेंट का है, तो अगर ये लेके चले कि आपकी उम्र 30 साल है और 30 साल के बाद आपको पैसों की जरूरत हो, तो इन पैसों को निवेश करके भी 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हुए करीब 3 करोड़ रुपया आप इकट्ठा कर सकते हैं। और यदि आप ये सोचते हैं कि 55 में रिटायर होना है, तो अंतर देखिए, तो सिर्फ अराउंड 1.70 करोड़ रुपया ही इकट्ठा हो पा रहा है। तो 5 साल बढ़ाने से पैसा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। साथ ही क्योंकि लंबा समय है, यदि हर साल अपने निवेश को आप 10% से बढ़ाते रहें और 30 साल निवेश करें, तो करीब 8 करोड़ रुपए यहां पर इकट्ठे हो सकते हैं, यदि 12% का रिटर्न यहां पर मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास अच्छा वक्त है रिटायरमेंट के हिसाब से, इन स्कीम में निवेश कीजिए। जो मैंने बदलाव का सुझाव दिया है उस पर अमल कीजिए और निवेश को बढ़ाते रहिए, ताकि अच्छी खासी राशि आपके पास हो जाए, इकट्ठी हो जाए रिटायरमेंट के वक्त। चलिए, बहुत विस्तार से आपने उनको सलाह दी है। उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी इसको YouTube पर जाकर नोट डाउन कर सके। लेकिन इसी के साथ विश्वजीत आपका और पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दोनों ने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उन्हें गाइड किया। मुझे भी इजाज़त दें आज के शो में, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको वो नंबर मैं बता देती हूँ जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं, क्योंकि हमारे शो का मकसद है आपको सही आर्थिक राह पर ले जाना और आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। 9619873567 इस नंबर को झटपट नोट डाउन करें, अपना सवाल हमें भेज दें। नमस्कार।